आज जिस कहानी की चर्चा हम करेंगे उसका शीर्षक है लाल पान की बेगम। एक बहुत ही चर्चित कहानी है और फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस कहानी को लिखा है। तो पहले थोड़ा सा लेखक का परिचय करते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 में हुआ था और बिहार में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जिस वर्ष में हुआ उस वर्ष मुंशी प्रेमचंद जी ने एक कहानी लिखी थी जो प्रकाशित 1931 में हुई थी। उसकी चर्चा हमने अभी करी थी पिछले क्लास में। वो कहानी थी पूस की रात। ये कहानी 1921 में लिखी गई थी, तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसका कोई इससे आधार नहीं है। बस एक समझाने के लिए मैंने बताया कि 1921 में इनका जन्म हुआ रेणु जी का और उसी साल वो कहानी भी आई थी। इन्होंने जो कहानी लिखी जिसकी चर्चा आज हम करेंगे वो कहानी है लाल पान की बेगम। ये कहानी एक ठुमरी कथा संग्रह से ली गई है। फणीश्वरनाथ रेणु जी की कुछ रचनाएं हैं जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुई। उसमें एक आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, एक पढ़ती परी कथा, और ये जो है एक ये ठुमरी है। एक और कहानी संग्रह है आदिम रात्रि की महक। तो ठुमरी जो कथा संग्रह है इसमें ठुमरी शीर्षक से कोई भी कहानी नहीं है, क्योंकि ठुमरी एक शास्त्रीय संगीत की विधा है। इसमें जो एक राग या लय होता है वो उसी को हम ठुमरी कहते हैं। तो ठुमरी कहानी के अगर आप संग्रह के अगर आप पृष्ठ पे भी देखते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके का एक गायन संबंधित ढोलक की एक फोटो लगी हुई है जो कोई एक बजा रहा है। तो ठुमरी एक है शास्त्रीय संगीत है जिसमें कि एक तरह से विविध तरीके के राग हैं, विविध तरीके का उसमें एक लयात्मकता होती है जो रेणु की कहानियों में अक्सर आती है। और इस कथा संग्रह के अंदर जितनी कहानियां हैं और उनमें सबसे प्रचलित कहानी है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, और रसप्रिया, पंचलाइट, ठेस, ये कहानियां हैं, ये ठुमरी कहानी संग्रह से है। तो लाल पान की बेगम जो कहानी है इसमें अगर हम देखें तो इसके मुख्य किरदार में है बिरजू की मां, जिसे सभी गांव की औरतें लाल पान की बेगम कहते हैं। एक इसको ग्रामीण तौर पे उपाधि दी गई है जो लाल पान की बेगम सब कहते हैं, और इसके पीछे भी कारण है कि इसको लाल पान की बेगम क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। और बिरजू की माँ का कोई ऐसा नाम इसमें नहीं है, उसको बिरजू की माँ से ही हम बुलाएंगे। इसके बाद एक तो बिरजू के पिता हैं, एक खुद बिरजू है, और दूसरी किरदार है बिरजू की बहन और जिसका नाम है चंपिया। अधिक जगह पे कहानी में बिरजू की बहन के तौर पे इसको पुकारा गया है, एक तरह से संबोधित किया गया है, लेकिन इसका नाम जो है वो चंपिया है। और इसके अलावा
जो और मुख्य किरदार है इसमें वो है जंगी की पुतोहू। पुतोहू अर्थात बहू। जंगी नाम का कोई एक छुरीबाज है जो चक्कू चलाता है, और उसी की पुतोहू है बहू। बहू है जंगी, जिसको कहते हैं जंगी की पुतोहू। अब ये कहानी के अंदर में और आगे ये भी है कि ये रेलवे स्टेशन के पास की है, इस वजह से ये थोड़ी सी उस तरीके की मुफट है। और ये कहानी शुरू होती है, आप लोगों में से कितने लोग बचपन में मेला देखने के लिए गए हैं, या प्रतीक्षा किए हैं कि कोई आपसे कुछ एक वादा किया कि मैं आपको यहाँ पे घुमाने ले जाऊँगा, और आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, और उसी में थोड़ी देर होती है, विलंब होता है, और उसी जद्दोजहद की कहानी को इसमें दिखाया गया है। तो जो बिरजू के पिता हैं, इनके पास बैल होते हैं, बैलों का जोड़ा होता है, लेकिन इनके पास गाड़ी नहीं होती। गाड़ी अर्थात जो बैलगाड़ी होती है वो गाड़ी नहीं है इनके पास। तो ये कुर्मीटोली जाते हैं और वहाँ पे गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी नहीं मिलती इनको। तो उसी की इंतज़ार में बिरजू की माँ बैठी हुई है, और 1 वर्ष पहले बिरजू की माँ ने मन्नतें मांगी थी कि जब मैं मेला देखने जाऊंगी उस समय मैं एक तरह से मीठी रोटी बनाऊंगी और वो शकरकंद डाल के। तो वो इस कहानी के अंदर में पूरा आता है। तो ये कहानी शुरू होती है जहाँ पे इससे बातचीत होती है, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। और ये कहानी का पूरा वाचन भी YouTube चैनल पे उपलब्ध है, जिसमें पूरी कहानी उसको मैंने सुनाया है। और इसमें इनके अलावा एक किरदार और है जो है मखनी फुआ। तो जो कहानी शुरुआत होती है वो मखनी फुआ के ही एक स्टेटमेंट पे होती है। एक बातचीत करने के दौरान वो पूछती हैं, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बिरजू की माँ शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपनी आंगन में। शकरकंद उबल चुका है और अब उसके लिए चंपिया गुड़ लाने गई है, झौआ गुड़ लाने गई है, जो कच्चा गुड़ है उसको उसमें डाल के और मीठी रोटी बनेगी। 7 साल का लड़का बिरजू, जो बिरजू है इसकी उम्र 7 वर्ष है, और चंपिया की उम्र लगभग 10 वर्ष है। तो 7 वर्ष का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। अब इसको पिटाई लगी है क्योंकि इसकी माँ जो है, बिरजू की माँ, वो चिढ़ी हुई है और इसने कुछ शरारत की। 7 साल का बच्चा है तो उसको एक तमाचा लगा है। और चंपिया के बारे में वो बोल रही कि आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान छौवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी, दिया बाती की बेला हो गई। आए लौट के जरा आज, बागड़ बकरे के देह में कुकुरमाछी फंसी हुई है, लगी हुई है। तो ये एक और एक तरह से है, यहाँ पे ये सवाल भी आ सकता है। और ये है बागर बकड़ा। एक बकड़ा है जिसका नाम है बागड़। बागड़ का अर्थात साधारण तौर पे अगर होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता या सुन नहीं पाता, तो उस तरीके से एक हम बोलते हैं किसी को भी ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा ये होता है कि ये बिल्कुल बागड़ है, मतलब इसको कुछ समझ नहीं है, बेवकूफ़ है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो बागड़ बकरे के देह में कुकुरमाछी लगी थी, इसीलिए बेचारा बागड़ रह रह कर कूद फांद कर रहा था। अब बिरजू की माँ बागड़ का पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी, और पिछवाड़े की मिर्च में फूली गाछ बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। अब ये उस पर चढ़ी हुई है कि पिछवाड़े में जो मिर्ची लगी हुई थी उसको बागड़ ने ख़राब किया है। अब इसी में फिर मखनी फुआ जो है ये बात उठाती है, और यहीं पे जो बिरजू की माँ है उसके देह में आग जल जाती है, क्योंकि अगर आपको वैसे ही देर हुई है और आपसे कोई फिर बार बार पूछता है कि क्यों जा नहीं रहे हो क्या, तो वहाँ पे तो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा
चिढ़ होता ही है। और इस क्रम में ये बिरजू को मारती है, बागर बकड़े पे गुस्सा उतारती है। और बाकी जो गांव की औरतें हैं जो पानी भर के आ रही हैं, वो इनके 4 मन पाट अर्थात पटुआ होता है, जिससे पुराने टाइम पे रस्सियां वगैरह बनाई जाती थी, और इसको जूट भी कहते हैं। तो जूट से बनी हुई बहुत सारी सामग्री होती हैं, अभी भी होती हैं, लेकिन इसका जो खेत है उसमें से 4 मन पाट निकला है। और उसको देख के गांव वाले कहते हैं कि 4 मन पाट क्या इसने बेच दिया, ये तो बस धरती पे आ ही नहीं रहे। तो इस बार हुआ क्या है कि जो ये पूरी कहानी की एक तरह से जो जान है वो है बलरामपुर का मेला। यही मेला देखने की बात हो रही है, और इसी मेला जाने के लिए चंपिया छीट वाली साड़ी पहनने के लिए तैयार है। बिरजू की माँ मीठी शकरकंद की रोटी बनाने के लिए तैयार है। तो वो सब क्रम होता है, और उसी क्रम में बिरजू के पिता गए होते हैं वहाँ पे गाड़ी की एक तरह से व्यवस्था करने। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं, और इस कहानी में ठुमरी इसलिए है कि यहाँ पे जो एक तरह से लयात्मकता है वो अलग अलग किरदार के अनुसार है। कौन सा किरदार क्या सोचता है, उसके बारे में दूसरा क्या सोचता है। और ग्रामीण परिवेश में अक्सर ऐसा होता है कि कोई सामने से कोई किसी को कुछ बोल देता है, उससे पिनक जाता है, और फिर जब वो एकदम से सामने आता है और वो कुछ उससे बोलता है तो वो उसको फिर से सब कुछ भुला देता है। चलो भाई ठीक है, कोई ऐसी दुश्मनी नहीं होती है जो दुश्मनी के लिए आप किसी का कुछ बिगाड़ते हैं। बस ये होता है कि उसने ये बात कही, क्यों कही, उस तरीके की कुछ एक तरह से बातचीत का इसमें दिया गया है सारा। और जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। बिरजू की माँ को सब गांव वाले लालपन की बेगम कहते हैं, अर्थात ये गांव में एक तरह से बहुत सहुआइन टाइप की है। और इसके पास ज़मीनें भी हैं, 5 बीघा ज़मीन इसको मिला हुआ है, जिसके लिए अलग अभी आगे प्रसंग मिलेगा उसका। तो जंगी की पुतोहू मुहजोर है। ये भी आता है कि जंगी की पुतोहू के बारे में अगर एक तरह से व्यक्तित्व की बात करें, अगर इस किरदार की बात करें, तो जंगू की पुतोहू मुहजोर है। मुहजोर अर्थात किसी से कुछ भी बोल देती है, वो सामने से सीधा बोल देगी किसी को। रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। अक्सर गांव में ये माना जाता है कि रेलवे स्टेशन, बस जो जहाँ पे लगती है, बस स्टैंड टाइप का जो रहता है, वहाँ के जो लड़कियाँ होती हैं खासकर, वो थोड़ी सी मुहजोर होती हैं, क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं। तो अक्सर बहुत जगह पे ऐसा सुनने में आता है कि ये रेलवे स्टेशन के पास की है, तो उनको थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश से बाहर की है थोड़े से वो। और वो इसलिए होता है कि देखिए गांव में क्या होता है और उस वक्त पे क्या होता था, जब बहुत पहले की बात है, ये आज से आज़ादी के टाइम की बात है, तो उसमें लेन देन होता था। आपके पास कुछ है वो आप मुझे दे दो, मेरे पास है कुछ मैं दे देता हूँ। अगर मैं बेच भी रहा हूँ तो आप उसको बाद में करते रहना। स्टेशन वाले क्या है कि वो उसी वक्त पे कमर्शियल थे, क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग जा रहे हैं, उनको किसी से क्या लेना देना। तो इसीलिए ये यहाँ पे शायद दिया गया होगा कि रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की नई बहू होकर आई है, और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों को से एक आध बार मोर्चे ले चुकी है। जो जंगी की पुतोहू है, ये कुर्मा टोली में आई है। कुर्मी जो लोग होते हैं उनकी टोली को कुर्मा टोली बोल रहे हैं। तो वहाँ की जो एकदम से खतरनाक सासें हैं, जो खूब झगड़ालू हैं, जो अपनी पहले से बहुओं को बहुत टॉर्चर करके रखी होंगी, उनसे मोर्चा ले चुकी है एक आध बार। उसका ससुर, यहाँ पे सबसे कोट वाली चीज़ है, लाइन है कि इसका जो, क्योंकि जंगी की पुतोहू की बात हो रही है, तो जंगी खुद एक किरदार हो गया यहाँ पे। तो उसका ससुर जंगी दागी चोर है, ये चोर है। और यहाँ पे एक वर्ड बहुत अच्छा
यूज किया गया है सी क्लासी, अर्थात सी ग्रेड का आदमी, ना वो ए ग्रेड है ना वो बी ग्रेड है, वो सी क्लासी आदमी है, थर्ड क्लासी आदमी है बिल्कुल। उसका खसम मतलब उसका जो मर्द है रंगी, जंगी का बेटा रंगी, कुरमा टोली का नामी लठायत है। तो वो लठायत है, एक चोर है उसका ससुर, तो उसको सह और मिल गया है और इसीलिए हमेशा सिंग खुजाती फिरती है जंगी की पुतोहू। इसीलिए जंगी की पुतोहू जो है वो हमेशा एकदम लड़ने को तैयार रहती है, भिड़ने को तैयार रहती है, कोई सामने आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे बातचीत का क्रम जो कैरेक्टर का है वो बहुत तेजी से बदलता है इसमें, और इसीलिए ये एक तरह से ठुमरी में आता है। फिर तुरंत अब यहाँ पे चंपिया को बिरजू की माँ बोलने लगती है कि आज तुझे मैं बताती हूँ, दिन पर दिन तू खराब होती जा रही है, और अब गांव में अब ठेठर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पुतरिया पतोहू सब आने लगी हैं। सब अलग अलग गांव से जो पुतोहू हमारे गांव में आई हैं वो सब बायोस्कोप का गीत गा रही हैं, फिल्मी गाने गा रही हैं। तो कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हरजाई अरे चंपिया। और जो ये कहानियां होती हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी की, तो इसमें लयात्मकता बहुत होती है। किसी चीज को कैसे पुकारा जा रहा है, जैसे कहीं पर कोई लिख देता है चंपिया, अब ये लिखते हैं चंपिया या, इसका मतलब है कि चंपिया को बहुत जोर से जोर दे के चंपिया ऐसे बुलाया जा रहा है। तो ये क्रम बहुत जगह मिलता है, और ऐसा जहां पे मिलता है आप लोग ये समझिए कि उस तरीके की एक बोलने के क्रम में उस भावना को वो दिखा रहे हैं कि ये अभी किस तरीके से उसको बुला रही है और किस वाक्य पे, किस वर्ड पे, किस अक्षर पे वो जोर दे रही है। तो यहां पे जंगी की पुतोहू ही कहती है कि ये लाल पान की बेगम बस्ती है यहां पे, और इसलिए वो बोलती है कि दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती रहती है। यहाँ पे ये भी है ये भी आता है बहुत जगह पे कि दोपहर दिन और चौपहर रात भक भक जलती रहती है। बत्ती की तरह जलती रहती है। अब यहाँ फिर से ये है कि 3 साल पहले सर्वे कैंप में के बाद इन लोगों को ज़मीन मिली है, और जिसको देख के गांव की औरतें, डाही औरतें जिसको कही गई है कि जो डाह में रहते हैं, जो जलते हैं, और उसको बिरजू की माँ ये कहती है कि ये लोग बैगन का भुर्ता हो गए हैं कि मुझे जलता देखकर, मेरी तरक्की देखकर ये लोग जल के बैगन का भुर्ता हो गए हैं। तो जब चंपिया गुड़ लेकर आती है सहुआइन के यहाँ से, तो बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर, और वह शकरकंद के लोभ में रहा, और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले ... है अर्थात तमाचा दिया, तो उसको ना शकरकंद मिला और ना उसको गुड़ मिला। तो बच्चे की भी एक बहुत अच्छी मानसिकता यहाँ पे है कि वो बच्चा उस वक्त पे क्या सोच रहा है। फिर वो बोलता है, ए मैया 1 उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्ती फैला दी, दे ना मैया 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों, उठाकर बर्तन को फेंक आती हो पिछवाड़े में, जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। क्योंकि बिरजू की माँ तो यहाँ पे एक तरह से पूरी चिढ़ी पड़ी है कि अभी तक गाड़ी आई नहीं। तो यहाँ जब आती है चंपिया, तो चंपिया बताती है कि कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। एक टोला है जिस टोले का नाम है कोयरी टोला। अब ये कोयरी टोला में जब गाड़ी इनको नहीं मिलती है, तब ये एक और टोला है मलदहिया टोला। अब इस मलदहिया टोला का अर्थ ये है शायद कि एक आम होता है और वो मालदह आम होता है, तो उसी के वजह से ये मलदहिया टोली है।
तो यहाँ पे एक मियाँ जी हैं, उनके यहाँ वो गाड़ी लेने गया है अभी। तो कोयरी टोले में किसी ने नहीं दिया, तब वो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी को लेने गए हैं। तो उसकी माँ कहती है कि फिर इसका क्या भरोसा, जब अपने गांव वालों ने नहीं दिया, उसी के गांव में कोयरी टोला रहता है, तो दूसरों से क्या उम्मीद करें, न 3 में न 13 में। इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पे एक तरह से मुहावरे जैसे हैं कि ये भी आते रहते हैं, न 3 में न 13 में। अक्सर लोग कहते हैं कि तुम्हारे से हमें मतलब क्या है, तुम कौन हो, तुम न 3 में हो न 13 में हो, अर्थात तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। गाड़ी तो मिली नहीं, चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर कर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी। फिर बिरजू अचानक से फिर आता है और एक कराही सर पे रख के आता है कि देखिए मिलिट्री टोपी है, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होता। चंपिया कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई। अब बिरजू समझ लिया कि मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर पे। बच्चे अक्सर भांप लेते हैं कि किसका मूड क्या है। और फिर ये पचकौड़ी कसाई के हवाले एक तरह से बागर बकरे को बोलती है कि तुझे पचकौड़ी कसाई के हवाले में करती हूँ। तो पचकौड़ी कसाई हैं। फिर कहती है कि हर चीज़ में मुंह लगाएगा, चंपिया बांध दे बगड़ा को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर, मुझे जरा नहीं सुनाता। अब टुनुर टुनुर से बिरजू को सड़क से आती हुई बैलगाड़ियों की याद आ गई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही है, झुनुर झुनुर। तो ये कई सारे टोले होते हैं जब गांव की बात हम करते हैं। तो एक टोला और है बबुआन टोला, अर्थात ये राजपूतों का टोला होगा। तो इस तरीके से कई टोले हैं, कुर्मी टोली, कायस्थ टोली। तो बबुआन टोले के जो गाड़ियां हैं वो अभी अभी गई हैं। तो फिर से एक बहुत ही ग्रामीण परिवेश में यहाँ पे है, बेसी बक बक मत करो। बेसी मतलब ज़्यादा बोलो मत। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपनी उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखाए, मुझे नाच देखने का शौक नहीं। अब वो अपनी उड़न जहाज पे जहाँ जाना है, मतलब हवाई जहाज पे जाएं, मुझे तो नहीं जाना। और मुझे जगाइयो मत, मेरा सर दुख रहा है, माथा दुख रहा है। तो बिरजू ने फिसफिसा के धीरे से कहा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? उसको अभी ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या बात हो रही है। और फिर ये बहुत रात लगभग हो गई है, संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी और चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। तो अगर किरदार में कौन क्या पहनेगा, तो एक ये छीट की साड़ी और ये चंपिया के लिए है, और बिरजू पैंट पहनेगा उस दिन। अक्सर जब कुछ ऐसा होता है, शादी ब्याह है, कोई जलसा होता है, तभी वो उसको पैंट मिलेगा पहनने के लिए उस दिन। चंपिया की भीगी भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। वह उदास है, दिल से रोई हुई है। बिरजू का भी दिल भर आया। और उसने, बच्चा है वो, बिरजू क्या है, 7 वर्ष का बच्चा है, उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन कबूला। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जिन बाबा को एक बैगन कबूला, मतलब अपने खुद से जो उसने लगाया है, गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। और जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। बहुत मनौती कर रहा है ये। और मरैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी और वो कहती, किस चूक का फल दे रहे हो भोले बाबा, और अपने जानते तो किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय ज़मीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो है, सब तो कर दिया। फिर उसको याद आती है एक बात कि महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। अब महावीर जी मतलब हनुमान जी, और हनुमान जी को जो चढ़ता है वो अक्सर शहरों में लोग लड्डू चढ़ाते हैं, लेकिन जो असल पूजा होती है उसमें रोट बनता है। रोट जो होता है, जिसे आटे का, उसमें गुड़ मिला के और उसको अच्छे तरीके से बना के टुकड़े टुकड़े उसको करके और उसको लड्डू की तरह से बनाया जाता है। तो वो रोट बाकी ही है।
हाय रे देव, हे भगवान, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा। हाथ जोड़ के फिर से वो करने लगी और मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ कंजूस तो है नहीं, बस गाड़ी भिजवा दो आप। और बिरजू की माँ को रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती है, भक भक बिजली बत्ती, जो वो सरकास्टिक वे में एक तरह से वो बोल गई है कमेंट्स करके। तो चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं? जो चोरी चमारी करते हैं उनको क्या है, वो तो जलेंगे ही। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने, गांव की भाई खौकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई। तो भाई खौकियों एक गाली है, और यहाँ पे जो जमीन है वो 5 बीघा जमीन, और ये सर्वे के दौरान बिरजू के पिता को मिलता है 5 बीघा जमीन। और उस जमीन के लिए अब यह है कि बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। जो एक तरह से बाबू साहब मतलब राजपूत टोले के, बबुआन टोले की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो वो और उनका लड़का दोनों आके बहुत इन्होंने उनको एक तरह से उन्होंने कोशिश करी कि नहीं हो, लेकिन जैसे तैसे वो हो गया है। और अब यहाँ पे ये फिर से ये सब सोच के फिर क्या होता है, एक बार बहुत ज़्यादा ये सब सोच लिया, फिर बोलती है कि ढिबड़ी बुझा दे, बप्पा बुलावे तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। मतलब अब खपच्ची गिराओ, अब हमारा सोने का वक्त हो गया, अब फ़ायदा ही क्या है। भला आदमी रे भला आदमी, मुँह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। तो ज़मीन जो ये हुआ, इसमें बिरजू की माँ ये कह रही है कि अगर मैं टाइट नहीं पड़ती, मैं अगर पीछे नहीं होती तो ज़मीन आपको मिलने से रही। आप तो ऐसे ही मर्द हो जो आप नाच नहीं दिखाने जा रही हो। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। गोबर गणेश अर्थात मिट्टी का लौंदा, कोई काम का नहीं है वो। इसी संदर्भ में यहाँ पे है ये। कौन सा शौक और मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खटखट सारी उम्र काट दी इसके यहाँ, कभी 1 पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। मतलब बिरजू के पिता ने कभी बिरजू की माँ को 1 जलेबी भी कभी खिलाया है लाके। तो ये सब सोचने लगी, और यही सोचते सोचते यहाँ पे कई सारी बातें हैं अपना वो बोलती रहती हैं। और फिर बाहर से बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, अपने ही बैलों की घंटी है, क्यों रे चंपिया। और चंपिया और बिरजू एक साथ हूँ कहकर बोल पड़े, चुप, शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है ना। फिर कहते हूँ। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ आई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। और बिरजू की माँ ताड़ गई, जरूर मलदहियाँ टोले में गांजे की चिलम चट रही थी, आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। अब जो गाड़ीवान और जो किसान होते हैं उनका जीवन का आधार होता है चिलम, मतलब गांजे की एक तरह से टान जो हम कह सकते हैं। गांजा पी के आ रहे हैं, तो जब ये गांजा पी के आया है तो इसकी आवाज़ में वो खनक आ गई है, जिसको बिरजू की माँ अच्छे तरीके से समझ गई, अच्छा चढ़ा है गांजा। बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन जब खांसी शुरू हुई तो 5 मिनट तक वह खांसता रहा। फिर बिरजू को पुकारता हुआ उसका पिता आया यहाँ पे और बोलता है कि मैया गुस्से के मारे सो गई क्या। वो खुद उसको पता है ये बात बिरजू के पिता को कि सो गई होगी। अरे अभी भी तो लोग जा ही रहे हैं। वो एक डैमेज कंट्रोल कर रहा है कि कोई ऐसा देर नहीं हुआ है, जाने को तो हम अभी भी चलेंगे। चंपिया उठती क्यों नहीं, ले धान की 25 रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। और धान का 25 जो है वो ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू के माँ के मन में का सब मैल दूर हो गया। और 25 क्या है कि जो फसल हमारी तैयार हो जाती है तो उसमें से हम भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ फसल लेके आते हैं, और वहाँ से क्या करता है
कि ये पहले बिरजू के पिता ये बोलता है कि अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारी खेत की बालियां, मतलब बहुत अच्छी फसल लगी है अब की बार। मलदहिया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंसीस तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी खुशी के मारे। तो बिरजू की माँ ने बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया। पूरी बाली थी, उसमें से एक धान तोड़ के उसकी माँ ने एक हल्की डांट लगा दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू, इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म न तो बचे। तो एक तरह से नेम धर्म भी है। क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नवान्न के पहले ही नया धान जुटा दिया, देखते नहीं? तो नवान्न जो होता है ये नया वाला अन्न है, जो उस सीजन का पहला अन्न होता है। जैसे गेहूं है या धान है, तो उसमें उसको चढ़ाया जाता है। अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुड़मुड़ हैं ये लोग, ये चिड़ई हैं, मतलब चिड़िया हैं ये लोग, खा गए तो खा गए, बच्चे हैं। दोनों के मुंह में नवान्न के पहले नया अन्न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ मैया, इतना मीठा चावल, और गमकता भी है ना दीदिया। वो बिरजू बोलता है कि चावल में खुशबू भी है। तो जब ये लोग निकलते हैं तो बिरजू की माँ जो मखनी फुआ है, इनको घर की जिम्मेदारी सौंपती है और फिर ये लोग चलते हैं। चलते चलते फिर ये लोग जो जंगी की पुतोहू है उसको भी गाड़ी पे बैठा लेते हैं कि चलो तुम भी घूम लो। जंगी की पुतोहू है, लरेना की बीवी है और राधे की बेटी सुनरी, तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठठाकर हंस पड़े। और जंगू की पुतोहू का गौना 3 ही मास पहले हुआ था। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आ गई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। मतलब जो आगे कूप है वहाँ पे। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक मास की चांदनी। खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुद्धी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाया। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लड़ेना की बीवी और जंगी की पुतोहू। ये चारों ही तो गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती हैं खूब। अब गाड़ी चली जा रही है और ये कहती है इन लोगों को कि चलो गाना गाना शुरू करो। तो चंपिया ने धीरे से गाना शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतोहू की ओर देखा। धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है। सारा मन का मैल दूर हो गया। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। अब उसको लगता है कि जो इसने मुझे उपमा दी है, जो उपाधि दी है, वो मैं खुद हूँ। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। तो खुद अपना रूप देखी। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिका पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। तो ये थी कहानी लाल पान की बेगम। इसमें आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब अगले क्लास में कोई और एक कहानी के बारे में बात करेंगे।